खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नए साल की आप सबको ढेरों मुबारकबाद। आप सबसे मुखातिब हूं इस बार लखनऊ स्टूडियो से, और इस पूरे हफ्ते लखनऊ स्टूडियो से ही बिग बुलेटिन के जरिए आपसे मुखातिब होऊंगा। और इस बार हज यात्रा के लिए आए 3,70,000 एप्लीकेशन, लेकिन यह उतनी खास बात नहीं जितनी ये कि इनमें से 1,320 आवेदन उन महिलाओं के हैं जो महरम के बिना हज पर जाने की तैयारी में। इसे मुस्लिम महिलाओं की आजादी के सिलसिले में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस बार अपने मन की बात प्रोग्राम में भी मुस्लिम महिलाओं को एक बार में 3 तलाक कहकर शादी तोड़ने और हज यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को महरम की पाबंदी से दशकों बाद मुक्ति मिलने पर खुशी जाहिर की है। पीएम ने साफ कहा कि जब उनकी जानकारी में यह बात आई कि कोई मुस्लिम महिला हज यात्रा के लिए जाना चाहती है तो वो महरम या मर्द अभिभावक के बगैर नहीं जा सकती। यह भेदभाव क्यों? मैं जब उसकी गहराई में गया तो हैरान हो गया कि आजादी के 70 साल बाद भी ये शर्तें लगाने वाले हम ही लोग थे। दशकों से मुस्लिम महिलाओं के साथ ये नाइंसाफी हो रही थी, लेकिन कोई बहस ही नहीं थी। ये कहना था पीएम का, इसीलिए यह कदम उठाना जरूरी था। हालांकि इन दोनों ही मसलों पर कट्टरपंथी मौलवी और उलेमा सरकार के रुख से नाराज है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई 3 तलाक और हज पर मोदी सरकार के फैसले ने मुस्लिम महिलाओं का दिल जीत लिया है? नए साल के पहले दिन क्या हिंदुस्तान के आगे जाने के हैं कोई निशान? क्या जात पात की सोच से बाहर निकलेगा हिंदुस्तान? ट्रिपल तलाक पर सजा और हज बिन महरम, आखिर कितने बड़े कदम? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से आज लखनऊ स्टूडियो से। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। आज मुस्लिम महिलाएं महरम के बिना हज के लिए जा सकती हैं और मुझे खुशी है कि इस बार लगभग 1300 मुस्लिम महिलाएं महरम के बिना हज जाने के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। इस बार हज से पहले एक नई बहस छिड़ गई है कि मुस्लिम खवातीन बगैर महरम के फरीज़ा हज अदा कर सकती हैं या नहीं। इस साल हज के लिए 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 1,320 दरख्वास्तें ऐसी खवातीन की हैं जो कि बगैर महरम के सफर हज पर जाने के लिए तैयारी कर रही हैं। हज कमेटी ने इन तमाम खवातीन की दरख्वास्तें कबूल भी कर ली हैं। वाज़ेह है कि नई हज पॉलिसी के तहत 45 साल या इससे ज्यादा उम्र की खवातीन के ग्रुप की शक्ल में हज पर जाने के लिए महरम की पाबंदी हटा ली गई है। एक नशिस्त में 3 तलाक की तरह ही सफर हज पर खवातीन के महरम के बगैर जाने के मामले में भी मौजूदा मरकजी सरकार खासी दिलचस्पी ले रही है। और यही वजह है कि कल मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस कदम की सताइश की। आजादी के 70 साल के बाद भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हम ही लोग थे। दशकों से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं थी। यहां तक कि कई इस्लामी देशों में भी यह नियम नहीं है, लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने आवश्यक कदम भी उठाए और ये 70 साल से चली आ रही परंपरा को नष्ट करके इस रिस्ट्रिक्शन को हमने हटा दिया। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बगैर महरम के हज पर खवातीन के जाने की सख्त मुखालफत की है। इस ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म के बयान की भी मजम्मत की गई है। AIMPLB सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी ने कहा कि ये एक मजहबी मसला है, ये ऐसा मामला नहीं जिसे पार्लियामेंट में लाया जाए और इस पर कानून भी बनाया जाए। मुसलमान इस देश में अपने शरीयत के ऊपर अमल करेंगे, अपने मजहब के ऊपर अमल करेंगे। जिस हद तक मुमकिन होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उन तमाम कवानीन के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे जो शरीयत के से जिसका टकराव होगा, और आईनी और जमहूरी अंदाज में जिम्मेदारों को मजबूर करेंगे कि आप नई कानून साजी कीजिए और जो चीजें शरीयत से टकरा रही हैं उसको हटाइए। The simple fact is that the Saudi Hajj authorities have been allowing Muslim women who are over the age of 45 to do Hajj in a single or in a group way. So this is nothing new and this is completely unexpected. It does not behove the Prime Minister to take credit for something which he has no role in it. 3 तलाक के बाद अब महरम के बगैर सफर हज के मामले पर भी मरकजी हुकूमत मुस्लिम खवातीन को राग़िब करना चाहती है। ऐसे में इसे कितनी कामयाबी हासिल होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।
तो तलाक पर सजा और हज बिन महरम, आखिर ये कितने बड़े कदम हैं और वाकई क्या इन दो बड़े फैसलों के बाद मोदी सरकार ने दिल जीतने की कोशिश की है मुस्लिम महिलाओं की? इसी पर करेंगे हम बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन शलभ त्रिपाठी हमारे साथ आज इस बहस का हिस्सा है। सुनील साजन समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। साथ ही साथ यासिर जिलानी जो कि संघ से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। दिल्ली से वो हमारे साथ हैं और हमारे दिल्ली स्टूडियो से मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और सीनियर लॉयर हैं। आप सबसे हम बात करेंगे, लेकिन शलभ सबसे पहला सवाल आपसे। बड़े सवाल भी उठ रहे हैं ट्रिपल तलाक पर, जिस तरह से सजा की मुखालिफत हो रही है। जो कट्टरपंथी वर्ग है वो लगातार ये कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मुसलमानों पर प्रभाव डालने की कोशिश है और इसमें हमारी शरीयत की अनदेखी की गई। और दूसरी तरफ अब ये एक और फैसला लेना, हज बिना महरम के जाने की इजाजत, आपको लगता है कि इसका नुकसान भी हो सकता है? या फिर दूसरी तरफ अब तक जो आरोप लगाते रहे आप मुस्लिम अपीजमेंट का कांग्रेस पार्टी पर, कहीं विपक्ष अब आप पर तो आरोप नहीं लगाने जा रहा है? बहुत अच्छी बात आपने की। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई सियासी नफा और नुकसान देखकर फैसले नहीं लेती। आप देखिए नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक और अभी ये जो नया जो विषय है उसको आप उठाकर देख लीजिए जी। दूसरी बात की अपीजमेंट की बात है, तो हमारे तो जो विरोधी साथी हैं हाँ। वो तो हमेशा ये कहते रहे कि भाई मोदी आएगा तो मुसलमानों को ये हो जाएगा, हाँ। योगी आएंगे तो मुसलमानों का ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 महीने से योगी जी की सरकार है और केंद्र में 3.5 साल से मोदी जी की सरकार है। आप देखिए किस तरह शानदार सबका साथ सबका विकास हो रहा है। विषय यह है कि हम वोट की तरह इस्तेमाल नहीं करते। विषय यह है कि हम चाहते हैं कि बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था और अधिकार अगर मिल रहा है तो वो जाति और धर्म देखकर न मिले। और अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक संकल्प दिलाया था जिसमें यह कहा था कि हम जाति पाति से मुक्ति पाएंगे, हम ये सांप्रदायवाद से मुक्ति पाएंगे। मुझे लगता है कि देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो एक गरीब, एक पीड़ित महिला शाहबानों को इंसाफ ना मिले, इसके लिए उन्होंने कोर्ट तक के फैसले को बदलने का काम किया था। जब कोर्ट ने कहा कि शाहबानों को इंसाफ मिलना चाहिए, जब कोर्ट ने कहा कि ये महिला पीड़ित है, इसका अधिकार मिलना चाहिए, तो बैठ के पार्लियामेंट में किस तरीके से मजाक उड़ाया गया और एक पीड़ित महिला को, शाहबानों जिसका नाम था, उसको इंसाफ ना मिले उसके लिए कानून बनाया गया। ऐसे लोग बैठ के आज सवाल उठा रहे हैं जो इस बार पार्लियामेंट में कह रहे थे कि नहीं साहब कानून तो ठीक है लेकिन इसमें सजा नहीं होनी चाहिए। अरे साहब अगर कानून ठीक था तो आपने पिछले 70 सालों में क्यों नहीं बदला कानून? आप क्यों सियासत करते रहे? आप क्यों शाहबानों के मामले में कानून लेकर आ गए? तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो इस बात को समझ रही है। और सबसे बड़ी बात समीर भाई ये है कि उन महिलाओं ने अगर अप्लाई किया था तो ये सोचकर किया था कि केंद्र सरकार उनको उनका हक दिलाएगी और उसी दिशा में। लेकिन शलभ ये कहा जा रहा है ना कि मुस्लिम मौलानाओं, मौलवियों को आप इसलिए नाराज कर पा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को आप अपना वोट बैंक मानते ही नहीं है। आपको फिक्र ही नहीं है कि वो उसका भी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को सोचना यह भी पड़ता है। नहीं देखिए ये इच्छा शक्ति की बात है। हमने नोटबंदी की तो किसके लिए की? क्या हिंदू मुसलमान देखकर की? क्या लाइनों में खड़े होने वाले हिंदू और मुसलमान थे क्या? लेकिन ये नियत की बात थी, मंशा की बात थी। उसमें हिंदू भी खड़ा हुआ, मुसलमान भी खड़ा हुआ, सिख भी खड़ा हुआ, ईसाई भी खड़ा हुआ, लेकिन उसको पता था कि प्रधानमंत्री इस देश को आगे ले जाने के लिए इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। हम जीएसटी लेकर आए, कांग्रेस की सरकार जीएसटी क्यों नहीं पास करा पाई? और हम तो मदरसों में आधुनिक शिक्षा लेकर आए। हम तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए ना, फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज बंद कर रहे हैं बेड़ियों में? कौन ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे? कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान रूढ़ियों से बाहर न निकले, उसका साक्षरता की दर उसकी आगे न बढ़े? कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान पीछे रहे? उनको जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेने से बचती क्यों है हर बार? ट्रिपल तलाक का भी जहां तक मसला है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ गया तब तक आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया खुले स्वर में, और अब हज बिन महरम की जो इजाजत दी गई है इस पर भी कहीं ना कहीं ऐतराज ही जताया जा रहा है। टीका टिप्पणी हो रही है कि भाई ये तो झूठ है, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने ये नियम चेंज बाद में किया, इसलिए हम भी होते तो भी चेंज करते। ये ऐसा क्यों है? समीर भाई थोड़ा सा समय दीजिएगा। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो हमें उन लोगों से कुछ भी शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। जिन लोगों ने आज तक महिलाओं के हक के लिए, हुकूक के लिए और जिन लोगों ने
महिलाओं के हक और हुकूक में जो संविधान में जिस तरीके की बातें कांग्रेस सरकार लाई थी 1952 में, उसका विरोध किया था मनुस्मृति लागू करने को लेकर के। आज की डेट में पहली चीज तो हमारी बात बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले, इवन इंग्लैंड से भी पहले, अगर हिंदू क्या नाम महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसी ने दिया तो हम प्राउडली कह सकते हैं कांग्रेस ने दिया है। ठीक है ना, पहला एक वोट हमारा है, एक वोट महिला का है, उस समय इंग्लैंड में भी नहीं था। एक दूसरी बात। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ा पुराना सा शेर है इकबाल का कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो ये गुफ्तार के गाजी लोग हैं, ये किरदार के गाजी बनना ही नहीं चाहते, ये हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हैं। इन्हें किसी धार्मिक महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, इन्हें भारत की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। जो लोग आज की डेट में, मैं हवा में आरोप है? नहीं, मैं आपको, मैं तो ट्रिपल तलाक पर सजा का प्रावधान करके मुक्ति दिलाने की कोशिश हुई ना। तीन बातें, बीजेपी ने एज ए पार्टी, सरकार ने स्टैंड लिया ना। तीन बातें। आज की डेट में 3.5 साल से ऊपर की सरकार हो गई, महिला आरक्षण का बिल आ पाया क्या? नहीं, ठीक है, एक मिनट, हम उस पर अलग से डिबेट कर सकते हैं राजपूत साहब, हम उस पर अलग से डिबेट कीजिए। ट्रिपल तलाक, मैं आपको फिर से बता दूं, जब तक मेरा संविधान, आप लोगों का ट्रिपल तलाक पर ही स्टैंड किया है, वो भी अभी तक क्लियर नहीं। हम तो कह तो रहे, सुन तो लीजिए समीर भाई किससे करे शिकायत, कैसी है, दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी और मुंसिफ भी सरकारी, ये तो मत कीजिए आप कम से कम। यहां पर हमारी बात तो सुनिए आप, हमारी बात सुन लीजिए। अभी भी डाउट में है कि कांग्रेस पार्टी का रुख है क्या। कांग्रेस लोकसभा ने पार्टी, आपने पक्ष में वोटिंग की, लेकिन राज्यसभा में आप क्या करने वाले हैं? ट्रिपल तलाक के विरोध में तो नहीं खड़े हो जाएंगे? कांग्रेस, ये अभी तक डाउट बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी गैर शरई ट्रिपल तलाक कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कानून में, क्या नाम, कुरान में लिखी हो या शरीयत में लिखी हो। ट्रिपल तलाक नाम की कोई चीज इन दोनों जगहों पर नहीं लिखी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका घनघोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी इसके प्रावधानों पर स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा चाहती है ताकि किसी को दिक्कत न हो। कांग्रेस पार्टी ट्रिपल तलाक पर कानून आने के हक में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन जुमलेबाजियों का भी विरोध करती है कि जब लोग ये कहते हैं कि 70 साल से हमारा ये जो महिलाओं को अधिकार नहीं महरम के दिए गए, उन लोगों को मुझे शर्म आती है कि वो लोग इतने बड़े बड़े पदों पर, उच्चस्थ पदों पर बैठे हैं और एक छोटी सी चीज नहीं पढ़ते हैं कि यह काम सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कहा है, और कहा है कि 45 साल से ऊपर की महिलाएं एक या ग्रुप में अब आ सकती हैं। उसमें भारत का संविधान क्या करे, भारत की सरकार क्या करे? सऊदी अरब के नियम की आप बात कर रहे हैं, वो 2014 से पहले चेंज हो चुका है। 2014 से पहले चेंज हो चुका है। 2014 से पहले चेंज किया, उसके बाद आज की डेट में, लेकिन प्रधानमंत्री अगर 70 साल की बात उठावे तो ये शर्मनाक बात है या नहीं? तो प्रधानमंत्री जैसे पद पर, नहीं तो सेहरा तो इसी सरकार के सिर्फ बनेगा ना। राजपूत साहब ये बताइए, जिस सरकार के टर्म में वो काम होगा। अब ट्रिपल तलाक पर सजा का प्रावधान मोदी सरकार के दौरान हुआ, हज बिन बैरम की इजाजत मोदी सरकार के दौरान हुई, तो सेहरा तो उन्हीं के सिर बंधेगा ना। सेहरा बांधे ये लोग, तो सेहरा एक नहीं 10 बांध ले, शादियां भी कर ले, हम कहाँ मना कर। ठीक है, ये तो मौलाना, ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, दिक्कत क्या है? अगर महिलाओं को बिना महरम हज की इजाजत मिल रही है, उनकी मंशा पूरी हो रही है, बहुत सारी महिलाएं, ये आपको बहुत बखूबी पता है क्योंकि आप इस बिजनेस से भी एक तरह से जुड़े हुए हैं। हज के लिए आप तमाम लोगों को ले जाते हैं, हर साल आप हज खुद भी करते हैं, तमाम लोगों को करवाते भी हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कितनी सारी मुस्लिम महिलाएं जिनकी ख्वाहिश ही रह जाती है, वो महरम के इंतजार में हज करने जा ही नहीं पाती, हाजी बन ही नहीं पाती। अब उनका सपना पूरा हो रहा है, तो आपको तो और खुश होना चाहिए, आपको इस्तकबाल करना चाहिए, विरोध क्यों? समीर भाई, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो खुशी हो रहा हूं, आप देख रहे हैं कि मैं बैठा हुआ हंस रहा हूं, मेरे चेहरे पे खुशी है, दूसरे लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं है। हाँ। दूसरे ये है, मैं एक शेर सुनाता हूं जो बीजेपी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि तुझसे पहले भी यहां एक शख्स जो तख्तनशी था, तुझसे पहले भी एक शख्स जो यहां तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रावधान हज बिन महरम के सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उसको भी ये लोग अपनी झोली में डालने की बात कर रहे हैं जी। और जो ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो सिर्फ इसलिए आया था चूंकि हम और शरीयत भी उसको बिदअत और गुनाह कहता है, इसलिए कोर्ट ने एक फैसला दे दिया।
उसको भी ये लोग राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं कि साहब हमने कर दिया। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आप माने कहां थे? आपको मुसलमान ट्रिपल तलाक, सुनिए ट्रिपल तलाक एक नशिस्त में नहीं हो सकता, ये आप बात माने कहां? आप तो हमेशा से ये कहते रहे ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दे दिया इस फैसले को, ट्रिपल तलाक को, तब तक आप ये कहते रहे कि नहीं नहीं ट्रिपल तलाक है तो गलत, नहीं होना चाहिए, गुनाह है, लेकिन अगर दे दिया तो हो जाएगा। उसके बाद भी यही दलील थी ना। अच्छा, दो बातें समीर भाई, मेरी दो बातें सुन लीजिए इस पर। नंबर एक तो ये कि तलाक के कानून बनने से औरत को क्या मिल रहा है, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। तलाक के कानून से औरत को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना है कि जो तलाक देगा वो जेल चला जाएगा। नंबर एक, कुछ नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतना हुआ है कि अगर कानून बन रहा है तो देने वाले को 3 साल की सजा मिल रही है, औरत को उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि तलाक का जो कानून आया है और तलाक को जो है नल एंड वाइड माना है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप मुझे बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसकी जो लीगलिटी शरीयत के अंदर है क्या वो भी खत्म हो गई? यानी कोर्ट ने कहीं ये ऐसा फैसला सुनाया है कि अगर तलाक दे दी तो वो तलाक नहीं मानी जाएगी? ऐसा नहीं है, ये लीगलिटी पर कानून नहीं है और लीगलिटी पर फैसला नहीं है, ये तो अपनी बगले बजा रहे हैं बिला वजह की। मैं ये कहना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह ही दिया ना। अब अगर कोई ट्रिपल तलाक देगा भी तो उसको सजा का प्रावधान है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन रशीदी साहब, आज तो आप हज पर बात कीजिए ना, हज बिन महरम पर का जो फैसला लिया गया है, इसका क्या आप वेलकम करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, सुनिए बात मेरी। हज बिन महरम के 45 साल से ऊपर की औरत का जो फैसला आया है, यह सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है। और आप बयान उठाकर देखिए मुख्तार अब्बास नकवी जी का, जो मिनिस्टर है इसी मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये कहा था ये फैसला आने के बाद कि भाई जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, अगर किसी के यहां जाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो उन पर यह कानून थोपा नहीं जाएगा। जो ना जाना चाहे वो ना जाना चाहे। आज इस पर प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठकर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 70 साल से औरतों को उनका हक नहीं दिया गया। इसमें हक की कौन सी बात आ गई भाई? समीर भाई मुझे बताइए, इसमें बीजेपी ने कौन सा हक दे दिया औरत को? मेरा मानना यह है कि ये मन की बात में भी नफरत की बात करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि मन की बात में भी देश का प्रधानमंत्री नफरत की बात कर रहा है और नफरत फैलाने का काम कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग। रिजवान अहमद साहब हमारे साथ हैं। रिजवान अहमद साहब, ये नफरत की बात कैसे हो गई मन की बात में? और क्या वाकई में असलियत में ये अधिकार, ये राइट एक मुस्लिम महिला को नहीं मिला कि वो बिना महरम के भी हज पर अगर जाना चाहे तो आज की तारीख में जा सकती है? 1320 एप्लीकेशंस आई हैं जिनकी मंजूरी दी गई है इस बार। तो ये बड़ी बात नहीं है क्या? देखिए समीर भाई, आप माने या ना माने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन को और मौलानाओं को, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है जिसके 3-4 उदाहरण हैं। गले में आदमी के, सांप के मुंह में छछूंदर, ना निगला जाए ना उगला जाए, एक तरफ खाई एक तरफ दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि खरगोश को बचाओ। अब देखिए, बोलने दीजिए। तीसरा ये कि खरगोश को बचाओ और भेड़िए को भड़काओ। इन लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा, मोदी जी जो प्रोएक्टिव डिसीजन ले रहे हैं, इनकी अकल से मोदी जी आगे चल रहे हैं। वो एक फैसला लेते हैं, ये पीछे पीछे फड़फड़ा के भागते हैं, वो दूसरा ले लेते हैं, ये पीछे पीछे फड़फड़ा के भागते हैं। मैंने ये ऐलान किया है 2018 और 19 के बीच में शायद इसी तरह एक दिन इस देश से पॉलीगैमी खत्म होगी और मौलाना कहेंगे ये तो कोर्ट का आदेश है, इसमें मोदी ने क्या किया। इसीलिए मैं इन लोग को आप तो आगे का भी एजेंडा सेट कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी से एजेंडा सेट है मेरा। अरे इनको राज्यसभा मिलने जा रही है भाई, बिल्कुल सेट है समीर भाई, राज्यसभा मिलने जा रही है। राज्यसभा में बीजेपी ऐसे लोगों को भेज रही है जो मुसलमान की मुखालफत करते हैं खुल के। ये मुखालफत करेंगे तभी तो राज्यसभा में जाएंगे, क्योंकि इस्लाम से तो उनको कोई लेना देना है नहीं, मुसलमान से कोई लेना देना है नहीं। ये कादियानी है बेचारे, इनको क्या पता इस्लाम क्या है। आपके ऊपर ये सीधा आरोप है कि आपकी डील हो चुकी है बीजेपी से। बीजेपी आरएसएस से आपकी डील हो गई, इसीलिए आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ बिल्कुल पक्की डील है, समझ नहीं पाया, पक्की डील है। और हम तो कहते हैं कि हमारा एक दुश्मन और मजबूत हो रहा है, अच्छी बात है। सुनिए, हाँ समीर भाई, हमारा एक दुश्मन और मजबूत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम तो खुशी मनाएंगे उस पर। गलती से इस देश का होम मिनिस्टर बन गया
हाँ। उस दिन तुम्हारी दुकानों पर ताला नहीं लगाऊंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा, बुलडोजर। तुम लोग का जीना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे शैतान को कभी सजदा करने की तौफीक नसीब हो। पहुंचने दो मुझे, अल्लाह ना करे कभी शैतान को सजदा करने की तौफीक नसीब हो। जीना हराम हो जाएगा। वो तो जन्नत से निकाला गया, वो तो जन्नत से निकाल दिया गया। आप जैसे लोगों को कभी इस तरह की ताकत अल्लाह नहीं देगा सच हो गई जो इस्लाम और मुसलमान पर अटैक करने के लिए बने। शरिया को कोडिफाई करवा के चल लूंगा, शरिया को कोडिफाई करवा के। सुनील, अरे छोड़िए, आप जैसे पता नहीं कितने फिरौन आए दुनिया में, जो पिछली सरकारें, आप जैसे पता नहीं कितने फिरौन आए दुनिया में, सरकारें हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो काम करके दिखाया सरकार ने। ये कहीं ना कहीं मानेंगे आप क्या? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा हुआ था, सीधा मतलब तो यही है, इसीलिए कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही। इसमें बात मुस्लिम वोट बैंक की नहीं है। हाँ। मैं ये कह सकता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, हाँ। वो दूसरे के कामों को, दूसरे के फैसले को, यहां तक कि दूसरे देश के कानून को वो अपना बता लेने में बहुत माहिर हैं। मैं ये कह सकता हूं कि मन की बात में, मैं तो नहीं कहूंगा वो नफरत की बात करते हैं, लेकिन मन की बात में झूठ की बात जरूर कहते हैं। ठीक है, हाँ। मुस्लिम महिलाओं के लिए आप कर रहे हैं, हाँ। देश केवल मुसलमानों का नहीं, आप हिंदू महिलाओं की बात करिए ना। जो लोग, आप तीन तलाक की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि बराबरी का हक मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको केवल मुस्लिम महिलाओं की दर्द को एहसास है। जो हिंदू महिलाओं, हाँ। जो लोगों ने अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई, कौन सा कानून बनाएंगे प्रधानमंत्री जी? जिन जिन हिंदुओं ने अपनी अपनी बीवियों को छोड़ रखा है और उनका कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनके कोई हमदर्दी नहीं है, उनके लिए कोई सजा का प्रावधान बनाएंगे, उनके लिए कोई कानून बनाएंगे? नहीं, मैं ये कोई बात नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सवाल ये देखिए, ये जो समय है वो सोशल रिफॉर्म का है। मैं ये जरूर कहूंगा, जो समय है जो सामाजिक बुराइयां हैं वो इस्लाम में हो, सामाजिक बुराइयां हिंदू में हो, वो सब जगह बंद करके मुझे लगता है कि अगर महिलाओं की बात हो रही है तो ऐसा ही होता है जब सच्ची बात कही जाती है भाई। ठीक है, आपकी गलती नहीं, बराबर के अधिकार की बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं फिर आता हूँ। यासिर जिलानी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। यासिर, हम अपने काम से करते रहेंगे। ठीक है, यासिर डिबेट में हूँ। यासिर, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये दरअसल सऊदी अरब की सरकार ने डिबेट में हूं, लेकिन आप लोग इसका सेहरा मोदी सरकार के सिर पर बांधना चाहते हैं, यह सीधा आरोप लग रहा है आज सुबह से। अच्छा, देखिए, मैंने सबको सुना है, तो 30 सेकंड मुझे भी सुन ले लोग, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, आपको मैं बताऊं, मौलाना इसलिए बेचैन है कि पिछले हफ्ते में ये साल जाते जाते 2 झटके इन्हें बहुत तगड़े लगे। एक झटका इनको ट्रिपल तलाक का लगा और दूसरा 31 तारीख को मन की बात के 38वें एपिसोड में भारत के वजीर आजम ने इनके मुंह पे तमाचा खींच के मारा और उन्होंने बता दिया कि हमारी जो औरतें हैं वो कितना हमारे लिए खास हैं, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो हमारे लिए कितना खास हैं। आप यकीन माने कि ये इतना बेचैन। अच्छा, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसी गैर मुल्क का कानून, वहां का कानून यहाँ के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने, अरे कल कानून नहीं बना। सऊदी अरब ने कल कानून नहीं बनाया। सऊदी अरब ने कल कानून नहीं बनाया। आप सुन लीजिए मेरी बात कि देखिए, सऊदी अरब, मैं जानकारी दे दूं, सऊदी अरब में पहले इस संबंध में नियम बना चुके हैं। सऊदी अरब किंगडम गाइडलाइन के मुताबिक 45 साल से अधिक उम्र की महिलाएं बिना महरम के एक संगठित समूह के साथ हज तीर्थ यात्रा कर सकती हैं। हालांकि उन्हें अपने शौहर, पुत्र या भाई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता था, देना होता। ये मौलवियों ने कभी नहीं बताया। अगर आपने पहले अवेयर करा होता तो आज जब कोई कानून बनने जा रहा है, या आप खैर मकदम करना चाहिए। आप देखिए कि आप खुद बता रहे हैं 3,70,000 आवेदन अब तक प्राप्त किए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, जिसमें 1,320 महिलाएं हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने एक सबसे बड़ी बात हमारी बहनों के लिए क्या कहा कि लॉटरी का सिस्टम है हज में, लेकिन जो महरम औरतें हैं
उनको उस लॉटरी के प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। जो भी डायरेक्ट जाना चाहे भारत सरकार उन्हें हज के लिए भेजा जाएगा। आप इसका खैर मकदम कीजिए, वेलकम कीजिए। तो आप बिना मतलब के, अच्छा देखिए मैं आपको इसमें 30 सेकंड में एक और बात जोड़ दूं। जब गाइडलाइंस दिया गया था, अगर आप खुदा के बंदे अरे कल आप इस्लामी अरे तो कल कोई अरे खुदा के बंदे अगर आप हैं तो 70 साल में मुसलमानों को फावड़े के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कुदाल के अलावा कुछ नहीं दिया। आज की सरकार अपने कंधे से कंधा मिला के चलने की, कंधे से कंधा मिला के जब आपको वक्त दे रही है तो आप जैसे कांग्रेसी बेचैन है, क्योंकि आपका खुदा के बंदे नहीं, खत्म हो गया है। देखिए समीर भाई, मैं पूरी डिटेल लिखी हुई है। आज आप मुझे वक्त दें, मैं आपको बता दूं। देखिए मैं अगर आप बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी। यासिर मैं आता हूं, मौलाना रशीदी आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तलाक पर सजा और हज बिन बहरम, आखिर कितने बड़े कदम, इसी पर कर रहे हैं बात। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो क्या 3 तलाक पर सजा और हज बिन महरम आखिर कितने बड़े कदम हैं, और क्या वाकई इन 2 फैसलों के जरिए मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश की है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। शलभ, एक सवाल बीजेपी को लेकर भी उठता है, जैसे कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि कंफ्यूज स्टैंड नजर आता है पार्टी का इन दोनों ही मसलों पर, वैसे ही बीजेपी के लिए यह कहा जाता है कि आपके भी एक तरह से 2 चेहरे हैं। चुनाव के दौरान सबका साथ सबका विकास बाद में याद आता है, चुनाव के दौरान जो टिकट जब बांटने की प्रक्रिया होती है तब आपको मुसलमान याद नहीं आते। आपके मंत्री खुलेआम सेकुलरिज्म को संविधान से हटाने की बात करते हैं। तो मुसलमान जो है, जो देश का मुस्लिम तबका है, वो भी दरअसल बीजेपी का क्या स्टैंड है मुसलमानों को लेकर, उसको लेकर भी बड़े डाउट में। मुझे लगता है वो डाउट भी क्लियर होना चाहिए। और फिर ये 2 फैसले जिसमें सीधे सीधे मुस्लिम महिलाओं के हको हुकूक की बात की जा रही। बहुत अच्छा सवाल आपने समीर भाई किया और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब मैं दूं। देखिए ऐसा है कि क्या ये जरूरी है कि कहीं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, मिनिस्टर है, तो क्या सिर्फ अपनी जाति के लिए काम करे, अपने संप्रदाय के लिए काम करे? और मैं इसी बात पर वापस आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बाकायदे शपथ दिलाया कि हम जातिवाद से मुक्ति करेंगे, सांप्रदायवाद से मुक्ति करेंगे। आपने ये पूछा कि हमने टिकट नहीं दिए, क्या जो मुसलमान एमएलए है क्या वो मुसलमानों की बहुत उन्होंने बेहतरी कर दी है? पिछले 70 सालों में जो मुसलमान कोई गारंटी नहीं है, क्या कोई गारंटी है? लेकिन आप देखिए, हमने टिकट नहीं दी, हम इस भाव से काम नहीं करते कि हम टिकट देंगे, हम इस भाव से काम नहीं करते कि हम उनको अलग से मंत्री बनाएंगे। हम इस भाव से काम करते हैं कि भले हिंदू एमएलए होगा, भले ही हिंदू मंत्री होगा, पर वो सबका साथ सबका विकास का रास्ता लेकर चलेगा। और मोहसिन रजा आप देखिए, उनको मंत्री बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये वो लोग हैं जो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि जो मुस्लिम तबका है वो बड़ा डाउट में है कि भाई दरअसल बीजेपी मुसलमानों को लेकर सोचती क्या है, क्योंकि सिर्फ टिकट देने की ही बात नहीं है। खुलेआम ये कहा भी गया कि मुस्लिम वोट बैंक की तो हमें जरूरत नहीं है, नहीं, हमारा है ही नहीं वोट बैंक। अभी नहीं कहा गया, कहा गया ना, कहा गया। हमारे लिए आपके सांसद थे प्रवेश वर्मा, उनका बयान मुझे याद है। देखिए हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे लिए ना हिंदू न मुसलमान, सबसे बड़ा इंसान। हम इंसान की बात को लेकर चलते हैं, और कानून व्यवस्था हो, बिजली हो, सड़क पानी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, और चाहे अधिकारों को देने की बात हो, वो हिंदू और मुसलमान देखकर नहीं करते। हम टिकट देने की बात हिंदू मुसलमान देखकर नहीं करते। ये तो सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि जिन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर खाई पैदा की, हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझते रहे, वही समझते रहे कि मुसलमान केवल वोट बैंक है। उनकी सरकारों में बिहार से आप उठाकर देखिए कि बिहार में भागलपुर दंगा किसने कराया, मुजफ्फरनगर दंगा किसकी सरकार में हुआ। तो ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को कभी बेड़ियों से बाहर नहीं आने देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मदरसे का मुसलमान वो केवल धार्मिक शिक्षा लेता रहे, उसको ना अंग्रेजी आए, ना गणित आए, ना विज्ञान आए। वो चाहते हैं कि मुसलमान महिलाएं जो हैं वो ट्रिपल तलाक के दायरे में बंधी रहे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि शाहबानो का प्रकरण सबसे बड़ा प्रमाण है। आप सऊदी अरब के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, पर सऊदी अरब का फैसला कब आ गया था? उस फैसले को लागू करने की हिम्मत अगर उठाई है तो मोदी जी की सरकार ने उठाई है। तो क्या मोदी जी को इतना हक भी नहीं कि वो ये बात बता सके? ये बात तो पिछली सरकार को करनी थी। आपके आरोपों का जवाब है। 70 सालों की जो बात कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं, तो मोदी जी ने 70 साल की बात इसलिए उठाई कि 70 साल में आपने ट्रिपल तलाक खत्म करने की बजाय हमेशा ट्रिपल तलाक का साथ दिया, ट्रिपल तलाक करने वालों के साथ खड़े रहे, मुसलमान महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों का साथ देते रहे। राजपूत साहब, फिर ये सऊदी अरब की सरकार के सिर सहरा क्यों मानना चाहते हैं आप?
अपनी सरकार का भी देख लीजिए कि उन्होंने भी बड़ा कदम उठाया। चूंकि 2014 में ये फैसला आया, और शलभ भाई पता नहीं, तो बहुत विद्वान पत्रकार है, हमारे पुराने साथी हैं, भाजपा में आने से पहले के साथी हैं। हाँ। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं 2014 में? भाई जब इनकी सरकार थी हमें दे देते, हम कर लेते, आज भी हमें सरकार दे दीजिए, हम फैसला कर देंगे। एक बात नहीं, लेकिन मोदी सरकार के बनने से पहले ही फैसला आ चुका है राजपूत साहब जी। अगर आप कहेंगे तो फिर तो गुमराह करना हो जाएगा ना। ये बड़ा मसला है भाई। जरा एक बार काम कर लीजिए, इसकी डेट देख लीजिए। अगर 2-4 महीने 6 महीने का अंतर हो तब की बात अलग है। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई जिस दिन उधर आया इधर हम कर दें, तो इनको भी 4 साल लगे। आप समझने वाले, अगर हमको 6 महीने में नहीं कर पाए तो 4 साल में किए हैं। आप कम से कम, आप तो इस समय पंच परमेश्वर की जगह है, उस जगह से बैठ करके आप, मतलब मैं ये मान लूं ना कि अगर आपकी सरकार होती तो भी आप भी इस फैसले को लागू कर देते। निश्चित तौर पर कर देते। निश्चित। एक बात। दूसरी बात, अभी जो इन्होंने शलभ भाई ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, और ये मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में परिवर्तन लाएगी। इन्होंने कहा कि एमपी एमएलए बना देने से किसी धर्म का या किसी कौम का भला नहीं होता है, उसका काम करने से भला होता है। तो निश्चित तौर पर आरक्षण की व्यवस्था पर जो मोहन भागवत जी ने बिहार में बयान दिया था, उसी बयान को माननीय शलभ मणि त्रिपाठी जी ने आगे बढ़ाया है कि आरक्षण मुसलमानों को हो चाहे किसी को। आरक्षण का मतलब नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं। विधानसभा और लोकसभा में लोग इसलिए टिकट नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये सारी व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में मुस्लिम्स की, दलितों की आवाज ही ना उठे, आवाज सिर्फ सामंतवाद की उठे? तो इसमें और राजशाही में फर्क क्या होगा? और अनंत हेगड़े का बयान जो संविधान की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है, तो इसका मतलब इनकी बैक ऑफ द माइंड में अनंत हेगड़े का वो बयान है जिसमें वो संविधान को नहीं मानते हैं। अरे ये तो हिट एंड रन तो है ही है। ये तो टेस्ट करते हैं ना, लिटमस टेस्ट है कि का नाम लाल हुआ कि नीला हुआ। लाल हुआ माफी मांग लो, नीला हुआ पार्लियामेंट में खड़े होकर खंडन कर दिया, उसके बाद भी राजपूत साहब को ज्ञानी नहीं है कि क्या कह रहे हैं। भरोसा न रखने वाले लोग हैं जी। उसके जो अरे भाई यासिर भाई 2 मिनट चुप रहिए, आपको दिक्कत आएगी अभी, क्योंकि आपके खुदा तो मोहन भागवत हैं, आपके खुदा नहीं है। क्या किया जाए? मसला यहाँ पर यह है कि चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, चाहे तो आपके नेता, इनके भगवान राहुल गांधी हैं, जो सरकार, इनके भगवान राहुल गांधी हैं, आपको है कि प्रॉब्लम? जो सरकार आज तक कोई काम नहीं कर पाई, जो सरकार आज की डेट में ये बात कह रही है कि दूसरे के देशों में हुई चीजों को अपना बता रही है। पाकिस्तान से आए हुए प्लेन में प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को आंदोलित करते हैं और बहुसंख्यक तुष्टीकरण की बात करते हैं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए राजपूत साहब। बहुत अच्छी बात आप प्रवचन जो कर रहे हैं, राहुल गांधी साहब ने आज की डेट में मुसलमानों को अकेले क्यों छोड़ दिया? ट्रिपल तलाक पे आपने पूछता रह गया कि आपका स्टैंड क्या है इस पूरे मसले पर, लेकिन किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं जताई। राजपूत साहब, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, किसी ने ये कहने की हिम्मत नहीं जताई कि हम इसके जस्ट खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं। नहीं कहा गया। बाद में आप लोगों ने कहना शुरू किया। अरे वो कहा गया, बाद में आप लोगों ने कहना शुरू किया। रिजवान साहब, मैं फिर से आपसे कहता हूं जी कि हम लोगों ने कभी बाद में कहना नहीं शुरू किया। जो चीज गैर संवैधानिक है, जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, शाहबानो में क्या किया? शाहबानो प्रकरण को मैं शाहबानो में क्या किया? सुनिए शाहबानो पर भी सुन लीजिए। शाहबानो प्रकरण के आप एक बार जरा कानून के प्रावधानों को पढ़कर, और मैं समीर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल शाहबानो पर एक बार सिंपल सी बात है ना राजपूत साहब, लोग जितने असत्य बात करते हैं इन्हें ये मालूम ही नहीं। भाई एक बुजुर्ग महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाया ना, आपने पूरे इंतजाम ऐसे कर दिए कि उस बुजुर्ग महिला को गुजारा भत्ता ना मिल पाए। ये तो हकीकत है ना। कल आप आइए इस बयान पर। समीर भाई, मेरा नंबर है समीर भाई। कांग्रेस वहां स्टैंड नहीं कर पाई। हम भी आपको लेकर के दे देते हैं उस ड्राफ्ट को जो कांग्रेस पार्टी के नीति गठबंधन ने। रिजवान साहब, पूरी ईमानदारी के साथ चाहूंगा एज ए लॉयर आप इस बात को क्लियर करें कि शाहबानो की बात पर रत्ती भर भी हमें ठीक है, सुन लीजिए क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन, एक मिनट, चलिए ठीक है, तो आजादी ना बोलने की आपने लगा दिया ना आरोप, किसी ने रोका थोड़ी। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये पब्लिक परसेप्शन बना है कि भाई कांग्रेस की हुकूमत थी, शाहबानो को इंसाफ नहीं मिल पाया, बीजेपी की हुकूमत में, मोदी सरकार में सायरा बानो के साथ इंसाफ हुआ, ट्रिपल तलाक पर
सजा का प्रावधान हो गया और साथ ही साथ गुजारे भत्ते की भी एक गुंजाइश पैदा कर दी गई मजिस्ट्रेट के हवाले से जो बातें कही गई हैं। क्या ये गलत परसेप्शन है? क्या ये पब्लिक परसेप्शन गलत बन रहा है? नहीं, मोदी जी ने, देखिए पहली बात तो बता दूं, डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद 17 साल से मुस्लिम औरत को, डिवोर्स मुस्लिम औरत को मुआवजा मिल रहा है, ये भ्रम है जो मीडिया में ही फैला हुआ है। पहली चीज, आपने बोला कि मुस्लिम के बारे में बीजेपी का भी ओपिनियन क्या है, मुस्लिम अपना मन टटोल रहा है, जिसमें मैं भी हूं जी, ठीक है। देखिए समीर भाई, आजादी के बाद 70 साल मुसलमान को जनसंघ से डराया गया। 70 साल की ये मट्टी है, और 70 साल जब मट्टी एक जगह पड़ी रहती है तो पहाड़ का रूप ले लेती है। इनको ये कह के डराया गया, बीजेपी सत्ता में आएगी, तुम्हारी वोटिंग राइट लेनी जाएंगी, तुम्हारा शरिया खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हें थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा। हम लोग की जो नस्ल है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का कोई हाथ नहीं था? मुसलमानों को सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज ने डरा दिया कि बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, संघ वाले ये कर देंगे, सिर्फ इसी को जिम्मेदार माना जाए क्या? आप पहले ये देखिए कि विश्व हिंदू परिषद का, फिर अब आप पीछे चले जाएंगे तो बर्थ कैसे हुआ? आप फिर आप ये पूछिए कि जनसंघ पहले बनी या मुस्लिम लीग पहले बनी? ना साहब, पहले मुस्लिम लीग बनी, जनसंघ उसके बाद बनी। जनसंघ 1950 में बनी, आरएसएस 1925 में बनी, पहले मुस्लिम लीग बनी, फिर खिलाफत मूवमेंट आया, फिर मुसलमानों ने यहां पर कम्युनल नारा लगाया कि रहेंगे हिंदुस्तान में और गाएंगे, और 125 में नहीं 150 में बनी जनसंघ, 125 में आरएसएस बनी। ठीक है, तो आप कुल मिलाकर ही मानते हैं क्या कि मुसलमानों का अपीजमेंट किया पुरानी सरकारों ने? बहुत आने वाले 10 साल आप रुक जाइए, कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए, हालत में नहीं होने चाहिए। आने वाली जो मुस्लिम की नस्ल है वो भाजपा को नॉर्मली वोट भी कर रही होगी, एमपी का टिकट भी मिल रहा होगा, विधायकी का टिकट भी मिल रहा होगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा, मतलब आप ये मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी का टिकट पाएंगे मुसलमान? बिल्कुल पाएंगे, चलब होगा ऐसा, बीजेपी चलब होगा, क्योंकि बहुत पहले मुझे याद है, करीब 2 साल पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने मुझसे कहा था कि हमारी नीति ये है कि हम पहले मुसलमानों को एम्पावर करेंगे, उसके बाद टिकट देंगे। जी, ये टिकटों को लेकर ही बहस हो रही थी, तो एक ये बात हुई थी। मुजफ्फरनगर का ऐसी पॉसिबिलिटी है विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक रजा हमारे मंत्री है भैया, मोहसिन रजा को हमने मंत्री बना रखा है, लेकिन टिकट तो नहीं दिया ना। आप देखिए एमजे अकबर साहब को कितना हमने महत्व दिया, किस तरह उन्होंने किया। अच्छी बात। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, आप नाम जोड़ने शुरू करेंगे तो आपने कहा ना कि बहुत ढेर सारे मुसलमान हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने और तमाम लोगों ने डरा कर रखा कि मोदी आएंगे तो ये होगा, योगी आएंगे तो क्या होगा। अब मुसलमान देख रहे हैं मुसलमानों बढ़ रहे हैं, मुसलमानों को साथ लेकर बढ़ रहे हैं, और हमने ये देखा है कभी हम हिंदू मुसलमान के दिल से काम नहीं करते, हम सबका साथ सबका। ये तो मौलाना रशीदी सवाल उनसे पूछिए समीर भाई, ये तो सवाल उनसे पूछिए समीर भाई, उनसे पूछिए जो उत्तर प्रदेश में मजारों में घूमते हैं और गुजरात में मंदिरों में घूमते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मजारों के चक्कर काटते थे और गुजरात में जाके जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए, तो गुजरात की जनता ने सबक दे दिया है। ऐसा रूपांतरण हुआ, मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वोट बैंक समझा, भागलपुर के दंगों में मुसलमानों को मुजफ्फरनगर के दंगों में मुसलमान मारे, मौलाना रशीदी मुसलमानों को वोट बैंक समझते। मौलाना रशीदी, क्या आप ये बात मानते हैं, क्योंकि शलभ भी इस बात को कह रहे हैं और डॉक्टर रिजवान अहमद भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई पुरानी सरकारों ने अपीजमेंट किया मुसलमानों का, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि अपीजमेंट अगर इतना ही हुआ मुसलमानों का, तो मुसलमानों की हालत आज इतनी बदतर क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए समीर भाई, मैं डॉक्टर रिजवान की आधी बात से सहमत हूं, आधी बात से नहीं हूं। इन्होंने जो कहा है कि वाकई अपोजिशन ने डराया है जनसंघ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी उसको मानता हूं। अगर ये लोग इतना नहीं डराते तो शायद जनसंघ को इतना भारत के अंदर महत्व नहीं मिलता और जनसंघ इतनी जल्दी बढ़कर आज इस पोजीशन में नहीं आती, ये सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई और भी है उसके साथ साथ। देखिए आप सोचिए, अभी बीजेपी के तर्जमान ने ये कहा है कि हमारे पीएम ने मंत्रियों को शपथ दिलाई है, जबकि संविधान की शपथ ली जाती है, पीएम का उसका कोई हाथ नहीं होता। दूसरी बात, एक दिन बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा था कि राष्ट्रपिता मोदी है, राष्ट्रपिता मोदी है। देखिए ये सोच देखिए इनकी, आप राष्ट्रपिता मोदी को बताया था। जिस आदमी की या जिस पार्टी की ये सोच हो कि राष्ट्रपिता गांधी की जगह, तो वहां सुनिए वहां क्या पोजीशन होगी। एक दूसरी बात और कहने जा रहा हूं मैं, ये जो सऊदी का फैसला आया है, अभी यासीर भाई ने आधी अधूरी जानकारी दे दी। एफिडेविट आज लगेगा औरत का, वो औरत अपने महरम से एफिडेविट लेकर देगी कि मेरा शोहर या मेरा भाई इसके लिए तैयार है कि मैं अकेली चली जाऊं।
तो ये बताइए कि मोदी सरकार ने औरत को जाने की इजाजत कैसे दे दी? उसको फिर भी आज अपने महरम से एफिडेविट लेना पड़ेगा। तो मोदी सरकार ने इसमें क्या कर दिया मुझे बताइए। हाँ, देना पड़ेगा, ठीक है। सलम मनी त्रिपाठी जवाब दे दें इसका। नहीं, ये कर दिया कि बिना महरम के जाने की इजाजत तो मिल गई। रशीदी साहब, अरे सऊदी का मेन पॉइंट है, ये फैसला सऊदी का है। नहीं, ये फैसला सऊदी गवर्नमेंट का है और सऊदी गवर्नमेंट ने ये लगाया है कि वो पहले एफिडेविट लगाए। रशीदी साहब देखिए, आप मुझे लगता है ना एक बड़ी बात को हम नजरअंदाज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब तक क्योंकि अब तक ठीक है, हमारे लिए धर्म का विषय है। नहीं रशीदी साहब एक मिनट, यासिर एक मिनट। रशीदी साहब मुझे लगता है एक बड़ी बात को हम यहाँ नजरअंदाज कर रहे हैं। यासिर चलिए आप ही इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़ी बात को इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है कि भाई पहले कहीं ना कहीं ये कहकर डराया जाता था कि भाई शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है, हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि एक महिला बिना महरम के हज करने के लिए जा सके, लेकिन आज उस बात को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, खासतौर पर मौलाना रशीदी साहब। यासिर नहीं, वो तो आज भी है समीर भाई, वो आज भी है। जो स्कूल ऑफ थॉट्स है हमारे यहाँ देवबंदियों के नजदीक, हमारे यहाँ देवबंदी उलमा के नजदीक देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसमें आज भी इजाजत नहीं है औरत को। मैं बताऊं, आज भी इजाजत नहीं है। हाँ देखिए इसमें आज भी इजाजत नहीं है। लीजिए ये देखिए, तो हो गई ना फिर बात हो गई ना फिर, ये तो वही ट्रिपल तलाक वाला मसला हो गया। रशीदी साहब फिर तो ये ट्रिपल तलाक वाला मसला हो गया, ये है गलत, लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो हो जाएगा, फिर तो मुसलमान महिला जो है जो पीड़ित है उसको झेलना ही पड़ेगा। यासिर अपनी बात रखिए, ठीक है रशीदी साहब, तलाक की वैधता आज भी है। तलाक अगर कोई दे देगा तो तलाक आज भी होगा। बहुत देर से इंतजार वही फिर स्कूल ऑफ थॉट्स का मामला आता है। जी नहीं होगा, क्या बोल रहे हैं भाई? नहीं होगा समीर भाई, तलाक आज भी हो जाएगा। जेल चले जाएंगे। वही भी स्कूल ऑफ थॉट्स का मामला आता है कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये मानते हैं कि तलाक नहीं होता और कुछ ये मानते हैं कि तलाक हो जाता है। वही मामला महरम और महरम के अंदर है। ठीक है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि औरत जा सकती है, अरे इतना मत डराइए मौलाना साहब को, तो इतना मत डराइए। क्या योगदान है वो मुझे बताइए ना। यासिर अपनी बात रखिए, बीजेपी का क्या योगदान है? यासिर की आवाज अब कीजिए प्लीज। जी यासिर देखिए देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसमें मौलवी हजरात लोग, फिर से वही बात दोहराऊंगा कि वो मिजाज को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि कुरान में जो हज यात्रा के बारे में जो बातें बताई गई हैं, करीब उसमें 25 आयतें आती हैं। इसमें हज यात्रियों के लिए कई निर्देश दिए गए, इसमें इनमें महरम की अनिवार्यता का जिक्र नहीं है। हालांकि सऊदी अरब में जहां वो पवित्र काबा स्थित है, वहां पे सिर्फ वही महिला तीर्थयात्रियों के लिए महरम की अनिवार्यता है। मौलवी बन के बैठ रहे हैं। आपको बताऊं, देखिए, अरे आपको बताऊं समीर भाई, देखिए यासिर जैसा आदमी, डॉक्टर रिजवान जैसा आदमी आज कुरान पर बात कर रहा है। ये इसलिए बात है, देखिए ये जहालत कर रहे हैं, ये जहालत कर रहे हैं, मौलवी जहालत कर रहे हैं। ये बात सुन लीजिए, देखिए मैं आपको देखिए कितने अफसोस की बात है कि आज हर आदमी मौलवी बन के बैठ रहा है। फिर ये जहालत कर रहे हैं, मैं चुप हो जिनको जाऊंगा। कुरान पढ़ना नहीं आता वो आज कुरान की तफसीर करने जा रहे हैं। ये बात रशीदी साहब एक मिनट आई थी, तसल्ली से सुन लीजिए ना। अब यासिर देखिए इतने देर से सुन रहे थे आपको। मतलब बीजेपी ने इतने मौलवी पैदा कर दिए, बीजेपी ने इतने मौलवी पैदा कर दिए विदाउट सर्टिफिकेट। हर आदमी मौलवी बन रहा है टीवी में बैठ के। देखिए इनके अंदर बेचैनी इसलिए है कि मैं सच्चाई बता रहा हूं और मैं हदीस और कुरान के बारे में बता रहा हूं, तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इतने मौलवी पैदा कर दिए बीजेपी ने, अब यासिर भी मौलवी बनना शुरू हो गए। देखिए कमाल की बात है। पूरा का पूरा इन्वायरमेंट वहां पे लुटेरे और चोर का बड़ा डर था, इसलिए लोगों को ये हिदायत दी गई थी कि आप पूरे गुट में आए हज करने के लिए। बिल्कुल, ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं विदाउट जब हज की सर्टिफिकेट शुरुआत बहुत सारे मौलवी पैदा कर लुटेरों दिए हैं। जो डकैत और लुटेरे हुआ करते थे उस वक्त के, वो उनका खौफ था। देखिए सच्चाई इन्होंने कभी मुसलमानों के बीच में आने नहीं दी, यही वजह है कि यह हाशिए पे हैं और हंस के अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मौलाना सच्चाई को जानने की डॉक्टर रिजवान ने तो टोपी भी पहनना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली कैसे डॉक्टर रिजवान ने तो टोपी भी पहनना शुरू कर दिया। पता नहीं बीजेपी ने पहनाई है या आरएसएस ने पहनाई है, जो है वो आपकी पार्टी ने किया। क्या वाकई ऐसा था? ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। बंद हो जाएगी मौलाना साहब। और अगर ऐसा था तो फिर मुसलमानों की ये दशा क्यों है? सुनील साजन जी मैं सुन नहीं पाया समीर जी। मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप तो आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा लगा, खासतौर पर यूपी में।
तो अगर वाकई ये अपीजमेंट हुआ, मुसलमानों के लिए आप लोगों ने इतने ही काम किए, तो फिर मुसलमानों की दशा इतनी बदतर क्यों रही? देखिए, दशा कोई 5 साल की सरकार में ठीक नहीं हो जाती है, 2 साल की सरकार में ठीक नहीं एग्जैक्टली। हाँ, ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को लेकर के मुसलमान की बात की कि ये शैक्षिक आधार पर पिछड़ गए हैं, आर्थिक आधार पर पिछड़ गए हैं, रोजगार में पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं। तो जो समाजवादी विचारधारा वो यही है कि जो भी समाज में, बात हिंदू मुसलमान की नहीं, जो व्यक्ति भी समाज में किसी भी रूप में, आर्थिक रूप में, शैक्षिक रूप में या रोजगार की स्थिति में या गांव में कहीं भी अगर पिछड़ जाता है, सामाजिक तौर पर अगर पिछड़ जाता है, तो उसको आगे लाने के लिए किसी न किसी बहाने सरकार है तो योजनाओं के तहत या अगर हम विपक्ष में हैं तो बात करके इन 2 फैसलों के जरिए जो ब्लॉट आप लोगों ने लगाने की कोशिश की अपने आरोपों से कि भाई ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों के खिलाफ सोचती है, ये कहा गया ना? तो ये इसलिए कहा गया तो जब हम लोग आरएसएस के नेताओं वो दाग धोने की कोशिश है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुराने बयान सुने, उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट की जरूरत नहीं है। वो हमेशा कहते हैं अगर कहीं पर मुस्लिम बाहुल इलाका है तो बीजेपी के लोग कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है। अभी आज ही भाजपा के एक विधायक हैं इधर, ये भी कांग्रेस की देन थी, बुलंदशहर के, ये कांग्रेस की देन रही है उधर, कांग्रेस वहां के लोगों ने बयान आया बंटवारा किया कि एक नहीं, अब मेरी बात सुनिए, उन्होंने बिना नाम लिए महात्मा गांधी जी के लिए कहा कि एक बेईमान नाम शब्द उन्होंने कहा या नकारा नेता की वजह से मुसलमान यहां रह गए। आप बताइए कि किस तरीके के बयान, कोई कह रहा है कि कोई किसी के मूंछ का बाल है, कोई किसी के पूंछ का बाल है, मतलब पूरे केवल विवादित बयान देना, हिंदू मुसलमान में बांटना, जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। शायद भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात करती, क्यों नहीं रोजगार की बात कर रही, क्यों नहीं बिजली की बात कर रही, क्यों नहीं कह रहे कि हम एजुकेशन की बात करेंगे, क्यों नहीं हेल्थ की बात कर रहे हैं? इसीलिए तो शरफ से मैंने ये सवाल पूछा था ना कि जो मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम तबका है, वो कंफ्यूज है बीजेपी को लेकर, क्योंकि जब कहीं भी गुजरात में चुनाव हुए तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद आ गया, फिर जीतने के ये तो ये कहते रहे आतंकवादियों के मुकदमे ये वापस लेते रहे, और आतंकवादी जब आतंक करता है तो हिंदू और मुसलमान दोनों मरता है, लेकिन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। आप देखिए किस तरह से उन्होंने जातिवाद पे काम किया। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है कि बाहर जा सके, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक आपने नर्स की भर्ती निकाली, 64 नंबर पाने वाला फेल, 3 नंबर पाने वाला पास, आपको 9 नंबर पाने वाला पास, वो जानकारी नहीं है, पारदर्शिता है, सब सही है। कौन सी पारदर्शिता है? आप जाति के नाम पर आप पिछड़ों को इग्नोर कर देंगे, दलितों को इग्नोर कर देंगे, मुसलमानों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, रिजवान अहमद साहब, जनता ही जानकारी आवाम को, ठीक है, रिजवान अहमद साहब, पहले ट्रिपल तलाक, फिर उसके बाद ये हज बिन महरम की इजाजत, क्या आपको लगता है? एक मिनट सुनील शलभ, एक मिनट रिजवान अहमद साहब, ये यूसीसी की तरफ बढ़ रही है क्या सरकार? यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है क्या सरकार? एक मिनट, ठीक है सुनील जी, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट बस। अरे ठीक है भाई, यूपी में चुनाव खत्म हो चुके हैं, रुक जाइए, अब हो गया, ठीक है, ठीक है, वाली डिबेट में रखिए, आपका टॉपिक यही था। रिजवान अहमद साहब जल्दी से, रिजवान अहमद साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है क्या सरकार? जल्दी से शलभ, वक्त खत्म हो जाएगा। रिजवान अहमद साहब जल्दी से भाई। अरे सुनील साजन प्लीज शलभ। समीर भाई ये तो समर्थक हैं कॉमन सिविल कोड के। समीर भाई जिससे आप पूछना चाह रहे हैं ये तो समर्थक हैं कॉमन सिविल कोड के। एक मिनट प्लीज। आज स्टूडियो में ज्यादा गेस्ट हो गए लग रहा है जी। अरे एक मिनट, ये डॉक्टर इजहान तो खुद समर्थक है कॉमन सिविल कोड के। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? ये सवाल हमसे पूछा जाएगा तो हम बता दें। खत्म हो जाएगा, मुझे ब्रेक पे जाना
होगा। आप मौका ही नहीं दे रहे। समीर भाई, समीर भाई, समीर साहब, हज बिन महरम पे कुछ बात कर लीजिए। नहीं, आप डॉक्टर रिजवान से पूछ रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो तो खुद समझ सकते हैं। हज में कैसे जाएंगे? यहाँ पर तो जो पैनल बैठा है उसमें सबका साथ सबका विकास दिख ठीक रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया रिजवान अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब, एक मिनट, मुझे आपका एक मिनट ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अरे विकास तो कहीं है, रिजवान अहमद साहब को ऑडियो विकास है कहाँ? शलभ भाई, रिजवान अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब, शलभ भाई, रिजवान अहमद साहब, भाई साहब, एक मिनट, समीर भाई, रिजवान अहमद जी, समीर भाई, जी, जल्दी से समीर भाई जी, आपको मैं 3 लाख से मुसलमान फुर्सत नहीं है, हूँ, आप अब हज पर आ गए। मुझे ये अधिकार है कि मैं कैसे शादी करूं, तलाक दूं, मेहर लूं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं, ये चीज मेरे पास एक किताब में हो। हाँ। अभी भी शरिया एक किताब में कोडिफाई होके नहीं आ पाया है। तो इसका इलाज क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आए ना आए, मैं चाहता हूं कि इस देश में शरिया कम से कम अरे कोडिफाई कुरान को हो, कोडिफाई और करेगा, मुस्लिम शैतान फैमिली कुरान कोड को बने कोडिफाई करेगा। हिंदू मैरिज कोड की तरह। अरे सुरेंद्र कुरान राजपूत को जी, कोडिफाई सहमत हैं आप करेगा, शर्म की बात है। जस्ट मेरे को एक कादियानी आदमी कुरान को कोडिफाई करेंगे? बहुत मौलाना साहब, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो आप। क्या कुरान को कोडिफाई किया जाएगा? रिजवान भाई, आप गृह मंत्री नहीं, क्या कुरान को कोडिफाई किया जाएगा? जी, ठीक है, मैं दो बातें अब कादियानी करेंगे कुरान को कोडिफाई? साहब एक मिनट, शरिया बोला मौलाना, जल्दी से राजपूत साहब, जल्दी से वक्त खत्म हो रहा है जी। लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। हाँ। ये जो लानतुल्लाहि अलल महरम काफिरीन वाली बात है ना, आप करोगे कोडिफाई यहाँ कुरान पर को? एक बड़ा पुरानी सी कहावत है हमारी तरफ कि घी ने संवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। तो ये जो घी ने रोटियां संवारी है और बड़ी बहू अपना नाम किए ले रही है, कभी मन की बात, कभी तन की बात, लेकिन जन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। आज की डेट में मुसलमानों को हो चाहे गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार चाहिए, सबको रोजगार सारी दीजिए, बातें की जा विकास रही पर है, बात कीजिए। जहाँ पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। धार्मिक मुद्दों को छोड़ दीजिए, लोगों के इमोशन से खेलना छोड़ बांटने दीजिए। वाली ताकतें कहीं ना कहीं ताकतवर होती जा रही हैं, इनके खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज ये आरोप लगा रही है कि असल जो बड़े मुद्दे हैं देश में, जो तमाम कमियां हैं, उससे ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। इस तरह के फैसलों को अमल में लाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी सरकारों का क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन असल में मुस्लिम महिलाएं कुल मिलाकर बहुत खुश हैं इस वक्त मोदी सरकार से, ऐसा नजर आता है। क्योंकि पहले ट्रिपल तलाक पर सजा का प्रावधान करना और अब बिन महरम हज पर भेजने का यह बड़ा कदम उठाया। तारीफें तो हो रही हैं, आगे ये फैसले कैसे अमल में लाते हैं, कितना असर दिखाते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।